नमस्कार। मैं श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना प्रकरण है आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में किसी काल की प्रवृत्तियाँ उसके उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। उस समय की साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात हो जाता है कि इस काल की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। आदिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल रहा है और भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक तथा चरित्र प्रधान काव्य एवं बाद में वीररस व श्रृंगारिक रस से युक्त रहा है। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य का अभ्युदय काल था, किंतु अपभ्रंश में भी धीरे धीरे अवहट या पुरानी हिंदी का समावेश होने लगा था, जिसके कारण यह परिनिष्ठित अपभ्रंश है या पुरानी हिंदी जिसे कहें का रूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्तियां अपना रूप लिए हुए थी। अतः प्रमुख प्रवृत्तियों का अपन निरूपण करेंगे तो निम्नलिखित या निम्न प्रवृत्तियां हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, आदिकालीन साहित्य और पूर्व परंपरा। हिंदी का आदिकालीन साहित्य संक्रमणकालीन साहित्य रहा है, यह हम पहले भी बता चुके हैं। यह संस्कृत व अपभ्रंश भाषा के साहित्यों के समानांतर ही प्रणीत हुआ है। अतः इसका समसामयिक काव्य धाराओं और तत्संबंधी पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से या काव्य परंपराओं से प्रभावित होना एक तरीके से अनिवार्य था। इसी प्रभाव के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अपभ्रंश साहित्य का ही बढ़ावा कहा है। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से इस काल का साहित्य अपभ्रंश साहित्य से प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि इसमें पूर्ववर्ती काव्य परंपराओं का मात्र अनुपालन ही हुआ है। इसके विपरीत इस समय की प्राणवान हिंदी भाषा में तत्कालीन प्रबुद्ध चेता हिंदी साहित्यकार की विकासोन्मुख प्रतिभा का सम्यक उन्मेष हुआ है, जिसने भावी हिंदी साहित्य की नानाविध परंपराओं के लिए एक सुनियोजित रूप में मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी विशेषता के रूप में अपन देखते हैं कि वीरगाथात्मक काव्य रचने। आदिकालीन साहित्य में वीरगाथाओं का विशेष प्रचलन था, जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता का साहस, शौर्य एवं पराक्रम को अतिरंजित बनाकर प्रस्तुत किया करते थे। युद्धों का सजीव चित्रण भी उसमें किया जाता था। इन युद्धों का कारण नारी सौंदर्य या साम्राज्य विस्तार की लालसा रहती थी, यानी ये सारे युद्ध होने का कारण केंद्र बिंदु एक स्त्री या नारी को ही माना गया। राज्यों को विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना एवं शक्ति का विस्तार करना इन युद्धों का कारण था। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविगण उनकी प्रशंसा को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से या बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया करते थे। इस काल का रासो साहित्य इस बात का प्रमाण है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा है। दूसरी इसकी प्रवृत्तियां विशेषता के रूप में आती हैं युद्धों का वर्णन। आदिकालीन साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम और अपने साम्राज्य विस्तार का ध्यान ज्यादा वह रखता था, जिसके कारण आए दिन युद्ध के बिगुल बज उठते थे। तत्कालीन कवियों ने काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन करके जनसमूह में एक चेतना प्रकट की और कहा, युद्ध अति आवश्यक है तो ही करना चाहिए। युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवि सैनिकों में जोश और उत्साह भर दिया करते थे। इस प्रकार से इसकी दूसरी प्रवृत्ति आती है युद्ध विशेष का वर्णन। तीसरी इसकी प्रवृत्ति अपन लेते हैं संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकाल के चारण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की स्तुति तथा प्रशंसा इस प्रकार की गई कि देशद्रोही जयचंद का भी उन्होंने गुणानुवाद कर दिया है। जयचंद की प्रशंसा में जयचंद्र प्रकाश जो भट्ट केदार द्वारा रचा गया है, जयमेघ जस चंद्रिका जो मधुकर कवि द्वारा रचा गया है नामक ग्रंथ लिखे गए।
उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा ही होती थी जिसे वह अपना मानते थे। संपूर्ण भारत को राष्ट्र उसमें नहीं समझा जाता था। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गोरी ने परास्त कर दिया था, क्योंकि उसमें जो कवि थे उनमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी, और उस समय के जो लोगों में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी, अपने राजा विशेष की जो या राज्य की जो सीमा थी वहां तक ही अपना राष्ट्र समझते थे। अगली अपन उसकी आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं लोक भाषा साहित्य। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी की अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही। इस समय के सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, उन्होंने लोक भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी, जिसमें कर्मकांड, आडंबर व ब्राह्मण मत का विरोधी स्वर उभर कर आया और जनता में नई चेतना जागृत हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक लिखा है, साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक शुचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था। अगली प्रवृत्ति है वीर और श्रृंगार का समन्वय। इस समय की साहित्यिक रचनाओं से ज्ञात हो जाता है कि कवि वीर रस और श्रृंगार रस को साथ साथ ही लिख रहे थे। यानी उस समय की जो रचनाएं थी उनमें वीर रस प्रमुखता से उभर कर आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ श्रृंगार रस को भी उसमें स्थान मिला। इस समय के कई युद्ध साम्राज्य विस्तार के साथ नारी सौंदर्य की इच्छा से या लालसा से भी लड़े गए थे। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में राव हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। हम्मीर रासों और खुमान रासों में भी वीर रस के साथ श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। पृथ्वीराज रासों में भी नारी सौंदर्य का चित्रण है। बीसलदेव रासों में तो वियोग श्रृंगार का सुंदर निर्वाह किया गया है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसे ग्रंथ हैं वो तो वीर रस की ही कृति है। तो विद्यापति पदावली में अद्भुत नारी सौंदर्य की छटा हमें इस साहित्य में दिखाई देती है। विद्यापति पदावली है, उसमें श्रृंगार का चित्रण किया गया है। कीर्ति पताका और कीर्तिलता में वीरस का सुंदर चित्रण किया गया है। इस प्रकार से आदिकालीन साहित्य में वीर और श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति 6 नंबर पे आती है ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। राज्याश्रित कवियों का लक्ष्य राजा की प्रशंसा करना था। यानी राजा के जो आश्रित कवि थे उनका एकमात्र लक्ष्य था कि अपने राजा की वह का यशोगान वह किया करते थे। उनकी दृष्टि में ऐतिहासिकता गौण थी। वे अपनी प्रतिभा को मात्र पोषित करते थे, प्रकट नहीं करते थे। इसलिए उनके कवित्व के प्रदर्शन में केवल उनका स्वार्थ में जीवन निर्वाह का उद्देश्य ही रहता था। यानी वो जीवन निर्वाह के लिए अपनी कवित्व का प्रदर्शन किया करते थे, जिसमें वह राजाओं के शौर्य और साहस का गुणगान किया करते थे और उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया करते थे। राजा को कल्पना लोक में विचरण कराते रहते और वास्तविकता से उसे दूर रखते थे तथा अतिशयोक्ति युक्त वर्णन करके आश्रयदाता को वह प्रसन्न रखते थे। यही इन कवियों का उद्देश्य था। इस प्रकार से आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता की ओर ध्यान नहीं दिया गया और कल्पना विशेष को ही प्रधानता मिली। अगली प्रवृत्ति है प्रबंध एवं मुक्तक गीत। आदिकालीन काव्य 2 रूपों में हमें देखने को मिलता है। पहले रूप में वह प्रबंध काव्य जो चरित काव्य के रूप में चित्रित होते थे। जैसे जैन साहित्य में चरित काव्यों की परंपरा रही है तथा प्रबंध काव्य वीर गाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो तथा दूसरा मुक्तक गीति काव्य कौन सा है, बीसलदेव रासो। यानी प्रबंध काव्य के रूप में तो हम पृथ्वीराज रासो को देखते हैं आदिकालीन साहित्य में। दूसरी तरफ साथ ही साथ मुक्तक गीत भी लिखे जा रहे थे, जिनमें प्रमुख ग्रंथ है बीसलदेव रासो जिसके रचयिता हैं नरपति नाले। अगली प्रवृत्ति के रूप में अपन देखते हैं डिंगल भाषा युक्त काव्य।
आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल इसी डिंगल भाषा में रचित रासो साहित्य के कारण ही कहा है। इस काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वह डिंगल भाषा या डिंगल भाषा के साहित्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में सिद्धों की वाणी, जैनाचार्यों के चरित काव्य, धार्मिक सिद्धांत, साधना पद्धति, वीर एवं श्रृंगार रस से युक्त प्रबंध एवं मुक्तक गीति काव्य, अपभ्रंश, औहट एवं डिंगल भाषा में रचित काव्य हमें देखने को मिलेंगे। इसमें दोहा, सोरठा छंद का बाहुल्य है, बहुलता से मिलते हैं ये, जिसका उद्देश्य लोक चेतना, लोकोन्मुख रहा है, जिसमें फागु, चरचरी, खुसरो की पहेलियां आदि तथा रासो काव्यों में युद्धों का चित्रण तथा श्रृंगार रस जिसमें संयोग और वियोग, विशेष रूप से विप्रलंब जो बीसल देव रासों एवं संदेश रासों में देखने को मिल जाता है। यानी बीसल देव रासों और संदेश रासों जो ग्रंथ हैं उनमें मुख्यतः वियोग श्रृंगार हमें देखने को मिलता है। छंदों में दोहा और सोरठा के साथ छपे, अरिल, उल्लाला का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से यह काल काव्य रूपों की विविधता का काल रहा है, साथ ही काव्य भाषा की विविधता का युग रहा है। सामंती इसमें जीवन दृष्टि रही है, लोकोन्मुख जीवन दृष्टि रही है और आश्रयदाताओं की प्रशंसा कवियों द्वारा की गई है। वीर रसपूर्ण रचनाएं बहुलता से मिलती हैं। श्रृंगारात्मकता इस काल की एक प्रमुख विशेषता रही है। साथ ही इसमें आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। अध्यात्म दर्शन की प्रवृत्ति इस काल के सभी धर्मों, संप्रदायों, साधना पद्धतियों में किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिल जाती है या पाई जाती है। वीर गाथाओं में तो यह कहीं कहीं यथावसर देवी देवताओं की जैसे पूजा, भक्ति भावना और मोक्ष के प्रसंग में आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति भी हमें इस आदिकालीन साहित्य में देखने को मिल जाती है। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां आज हमने देखी। बहुत बहुत धन्यवाद।